दोस्तों हाल ही में मैंने ब्रिक नाम की जर्मन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को देखा है जो कि इसी साल रिलीज हुई है और इस फिल्म को फिलिप कोच डायरेक्ट करे हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और इसीलिए आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम टिम और ओलिविया है। टिम एक गेम डेवलपर है और ओलिविया एक आर्किटेक्ट है। हमें इनके कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि टिम और ओलिविया हमेशा से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर ओलिविया प्रेग्नेंट हुई और अनफॉर्चुनेटली इनका बच्चा डिलीवरी के वक्त नहीं बचा। ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था जिसके बाद से टिम और ओलिविया की रिलेशनशिप में थोड़ी दरारें आ गई हैं। जहां ओलिविया इस ट्रॉमा से आगे बढ़ना चाहती है, इसे डिस्कस करना चाहती है ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट ले सके, वहीं टिम अब ओलिविया पे ध्यान नहीं देता, बस अपनी गेम डेवलपमेंट वाले काम में लगा रहता है। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम इनके घर में एक मक्खी को, फ्लाई होता है ना, उसे देख पाते हैं जिसे टिम ग्लास में बंद करके खिड़की से बाहर करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इस बात का स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थियरी सेक्शन में हम इस पे बात करेंगे। एनीवेज, एक दिन टिम और ओलिविया लंच टाइम पे बाहर जाते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि इनकी बिल्डिंग का रेनोवेशन पिछले 3 महीने से चल रहा है। फ्रीडमैन नाम का एक बंदा रेनोवेशन कर रहा था जो कि बताता है कि फाइनली आज रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इनके पास कहीं नेबरहुड में यानी कि हार्बर स्ट्रीट जो है वहां पे आग लग गई थी। इसे इग्नोर करते हुए टिम ओलिविया आगे बढ़ते हैं जहां ओलिविया रिवील करती है कि वो एक छोटी सी वैन ले आई है। दरअसल टिम और ओलिविया इस वैन को पहले ओन किया करते थे जब इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। ओलिविया वाज प्लानिंग कि अभी के अभी टिम और वो अपनी जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ से पेरिस के लिए निकल लेंगे और कुछ महीने इधर उधर घूमते हुए अपनी रिलेशनशिप को सुधारने में लगाएंगे। इनफैक्ट ओलिविया तो ऑलरेडी अपनी जॉब क्विट कर चुकी थी, लेकिन टिम एकदम से मना करता है, सेइंग कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अपनी गेम कंप्लीट करनी है। इस बात से ओलिविया बिल्कुल खुश नहीं होती। अब उस रात टिम की जब नींद खुलती है तो वो पाता है कि ओलिविया अकेले ही ट्रिप पे निकल रही थी। इनफैक्ट वो कह देती है कि टिम और उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही ओलिविया मेन डोर को ओपन करती है वहां एक अजीब शेप से बना हुआ सॉलिड वॉल था। इस अजीब वॉल को हम लोग ब्रिक कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि फिल्म का नाम ब्रिक है और नॉर्मल वॉल्स को वॉल ही कहेंगे। सो यस, इस ब्रिक को देख के ओलिविया और टिम दोनों आश्चर्य में थे और जल्दी नहीं पता लगता है कि इनके घर के हर एक ओपनिंग पे ये ब्रिक आ चुकी थी, जैसे कि दूसरे दरवाजों पे, इवन खिड़की पे। ये दोनों ब्रिक पे ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ब्रिक पे एक स्क्रैच तक नहीं आती। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग घर के नॉर्मल वॉल को ड्रिल करके घर से निकलने की सोचते हैं, लेकिन नॉर्मल वॉल्स के पीछे भी ये ब्रिक थी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो इन ब्रिक्स ने पूरे बिल्डिंग को बाहर से घेर लिया है। इसके कारण इनके फोन्स में ना तो कोई रिसेप्शन आ रहा था, ना ही इनका वाईफाई काम कर रहा था। ब्रिक में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर थे क्योंकि फोन को इसके पास ले जाने पे फोन ग्लिच कर रही थी। इसी दौरान टिम और ओलिविया को इनके बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आती हैं और ये लोग साइड वाली शेयर्ड वॉल को ड्रिल करते हैं। वहां भी 2 लोग फंसे थे जिनका नाम मार्विन और एना था। ये दोनों बार्सिलोना से थे और घूमने फिरने इस जगह पे एयरबीएनबी करके आए थे और अब ये दोनों भी ब्रिक के कारण फंस चुके थे। इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं कि ये वाला वॉल ड्रिल कैसे हुआ? वेल, बिल्डिंग के अंदर कोई भी वॉल्स एंड फ्लोर्स तोड़े जा सकते हैं, मतलब नेबर का शेयर्ड वॉल ड्रिल किया जा सकता है या फ्लोर को तोड़ के आप नीचे वाले फ्लोर पे जा सकते हैं, लेकिन हर उस जगह पे ब्रिक होगी जहां से आप बिल्डिंग के बाहर जाने का सोचेंगे, जैसे कि मेन डोर, विंडोज वगैरह वगैरह। खैर, आगे हम समझ पाते हैं कि मार्विन ड्रग्स वगैरह लेता है और वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, लेकिन वो दिल से वैसा कोई बुरा आदमी नहीं है। टिम और ओलिविया डिस्कवर करते हैं कि हर अपार्टमेंट में जो ब्रिक डोर को ब्लॉक कर रहा है उसमें 4 स्क्वायर्स एरिया है जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हाई है। टिम और ओलिविया इन स्क्वायर्स में मेटल की चीजें चिपका देते हैं, लाइक स्पून, नाइफ एंड ऑल दैट, लेकिन एकदम से ये डोर इन चीजों को रिपेल करती है जिससे कई नुकीली मेटल की चीजें टिम के बैक में पियर्स करती हैं। इससे टिम थोड़ा चोटिल होता है, लेकिन ओलिविया तुरंत ही उसका फर्स्ट एड करती है। इसके बाद टिम को एहसास होता है कि बाजू वाली अपार्टमेंट में मार्विन ड्रग्स लेके हाई हो चुका है और ऐसे में टिम वॉल के अंदर इंसान के पास होने जितना बड़ा होल करके मार्विन को कंट्रोल करता है। वो मार्विन के हाथों को बांध देता है, बट लाइक आई सेड बिफोर, मार्विन इंसान बुरा नहीं था, ना ही वो किसी को हर्ट किया था, बस उसे नशा करने की गंदी आदत थी। अब टिम को एक रूम में हथौड़ा मिल
मिल जाता है जिससे वो ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है, बट अगेन ब्रिक पे खरोंच तक नहीं आती। इस पॉइंट पे ओलिविया याद करती है कि ये बिल्डिंग ओरिजिनली 1897 के दौरान बनी थी और तब इस बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड बंकर था जिसे आप एयर रेड शेल्टर भी कह सकते हैं। वो शेल्टर शहर के सूअर से कनेक्टेड था, यानी कि अगर ये लोग फ्लोर्स तोड़ के नीचे जाए बेसमेंट में एंड देन उस शेल्टर तक पहुंच सके तो वहां से सूअर से निकल के शायद बाहर निकल पाएंगे। बस फिर क्या था, ये लोग सेकंड फ्लोर को तोड़ के नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर एरिया में पहुंचते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लिया नामक लड़की और उसके दादाजी ऑसवर्ल्ड रहते थे एंड एज एक्सपेक्टेड इनका भी अपार्टमेंट ब्रिक से ब्लॉक्ड था। ऑसवर्ल्ड यहाँ पिस्टल निकाल के सबको धमकाने लगते हैं क्योंकि ऑसवर्ल्ड को लग रहा था कि इन केस ये लोग हमेशा के लिए फंस चुके हैं तो फूड सप्लाईज रहना जरूरी है और ऑसवर्ल्ड अपने सप्लाईज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लिया उन्हें चिल होने को कहती है, जिसके बाद सभी मिलकर फर्स्ट फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि सभी ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सके। इसी दौरान टिम नोटिस करता है कि अभी अभी जब ये लोग सेकंड फ्लोर को तोड़े थे तो उसके साथ स्मोक डिटेक्टर भी टूटा था। इस स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक कैमरा था। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग के हर एक स्मोक डिटेक्टर में कैमरा भी था, यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इवन इफ अगर लोग आपस में इंटीमेट हुए होंगे तो वो फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ होगा। ऐसे में ये लोग फ्लोर तोड़ने के बजाय बगल वाले अपार्टमेंट वॉल को तोड़ते हैं क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में फ्रीडमैन रह रहा था और फ्रीडमैन ही तो रेनोवेशन करवाया था, तो शायद कैमरा भी वही लगाया होगा। सभी फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां फ्रीडमैन मृत पड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसके हाथ भी कटे हुए थे। ये देख सभी चौंक जाते हैं और टिम नोटिस करता है कि पास में ही फ्रीडमैन का फोन अनलॉक्ड पड़ा था और फोन के अंदर ब्रिक की कई फोटोज थी। देख कैसा लग रहा था मानो फ्रीडमैन ब्रिक को खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसकी ये हालत हुई थी। खैर इसके बाद सभी फर्स्ट फ्लोर को तोड़ने में लग जाते हैं और अचानक से पूरा फ्लोर टूट जाता है जिससे कुछ लोग नीचे गिरते हैं। थैंकफुली किसी को ज्यादा चोट नहीं आती और ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग यूरी नामक इंसान से मिलते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही चिल था। अब आइडियली ये अपार्टमेंट एंटोन नाम के एक बंदे का था, लेकिन यूरी कहता है कि वो एंटोन का दोस्त है। यूरी के हिसाब से ब्रिक आने के बाद एंटोन को हार्ट अटैक आ गया जिससे वो चल बसा। अब ये हार्ट अटैक शायद ब्रिक के करीब जाने से हुआ होगा क्योंकि एंटोन के दिल में पेसमेकर था और ब्रिक से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, तो शायद उसके कारण पेसमेकर खराब हो गया होगा। ना यूरी की बातें लॉजिकल तो थी, लेकिन यूरी के हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि यूरी सच बोल रहा है। हालांकि एंटोन की लाश कमरे में पड़ी हुई जरूर थी। इस पॉइंट पे यूरी एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। उसके हिसाब से ये ब्रिक प्रोटेक्शन लेयर है जो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली बाहर कुछ अनर्थ हुआ है, लाइक एलियन इन्वेजन हुआ होगा या फिर किसी तरह का न्यूक्लियर या एयर अटैक या फिर बायो कंटामिनेशन, और इसी से हमें बचाने के लिए ये ब्रिक्स निकल आए हैं। ये ब्रिक्स इतने एडवांस्ड है कि शायद ये किसी भी अटैक को झेल जाए या फिर इवन बाहर के कंटामिनेटेड एरिया को फिल्टर कर रहे हो जिससे हम अंदर सुरक्षित हैं। तो हमें यहाँ से निकलने के बजाय अंदर चिल करना चाहिए, एज बाहर किसी तरह का भी खतरा हो सकता है। नाउ बाकी लोग यूरी की बात नहीं सुनते, रादर ग्राउंड फ्लोर को भी ब्रेक करके बेसमेंट में जाते हैं ताकि ये लोग शेल्टर के थ्रू सूअर्स में निकल सकें। बट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट शेल्टर के डोर के बाहर भी ब्रिक था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि इनके निकलने का कोई उपाय नहीं था और ऐसे में मार्विन चिल्लाना शुरू कर देता है। ऑसवाल्ड यहाँ गन दिखा के मार्विन को शांत करते हैं, लेकिन मार्विन एकदम से उनका गन लेता है और वो ब्रिक पे गोलियां चला देता है। अब ब्रिक मैग्नेटिक थी तो वो बुलेट्स को रोक लेती है और इन बुलेट्स को वापस रिपेल करती है। टिम सभी को झुकने कहता है और सब झुक भी जाते हैं एक्सेप्ट मिस्टर ऑसवर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, रिपेल हुई एक गोली मिस्टर ऑसवर्ल्ड को लग जाती है जिससे वो नहीं बच पाते। ऑसवर्ल्ड के खत्म होने से लिया पूरी तरह टूट जाती है। वो मार्विन को इसके लिए ब्लेम करती है। वहीं ऊपर हम यूरी को स्माइल करते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद सभी ग्राउंड फ्लोर पे जाके उदास बैठे होते हैं और यूरी अब भी इन्हें कन्विंस कर रहा होता है कि कैसे ब्रिक्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ से निकलने का नहीं सोचना चाहिए। सभी यहाँ अपनी लाइफ की ट्रैजिक कहानियां शेयर करते हैं। लाइक एना जब 15 साल की थी तो वो 2 मिनट के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन फिर समहाउ वापस आई। लिया बताती है कि 2 साल पहले उसकी मॉम कैंसर के कारण चल बसी थी और आज उसके ग्रैंडपा ऑसवर्ल्ड नहीं रहे, जिसके लिए वो मार्विन को ब्लेम करती है। यूरी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है तो ऐसे में उसने एक बार किसी अपराधी को खत्म किया था। यही सब ग्रीविंग चीजें शेयर करते हुए टिम और ओलिविया की प्रेगनेंसी लॉस वाली बात सामने आ जाती है, जिसके बाद दोनों वापस से झगड़ने लगते हैं। झगड़ा शांत होने के बाद सभी एक बार फिर यहाँ से निकलने का सोचते हैं। इन्हें यहाँ एंटोन के कुछ नोट्स मिलते हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल था। उसमें कुछ साइंटिफिक वैल्यूज लिखे हुए थे, लेकिन इन नोट्स की ड्राइंग्स वगैरह से एक बात क्लियर थी कि एंटोन ब्रिक को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ओलिविया को यहाँ एंटोन का कार्ड भी मिलता है जिससे पता चलता है कि एंटोन इप्सिलॉन नैनो डिफेंस नामक कंपनी में काम करता है। नाउ ये कंपनी हार्बर स्ट्रीट में थी जहां आग लगी थी, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आग इसी इप्सिलॉन कंपनी में लगी थी। इनफैक्ट इन ब्रिक्स का अपने आप हर जगह आना भी उसी से रिलेटेड होगा और तभी एंटोन इन ब्रिक्स को शायद खोल सकता था क्योंकि वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। अब दोस्तों ये सब एक गेस वर्क है जिसकी रियलिटी हमें आगे पता चल ही जाएगी। फॉर नाउ टिम फाइंड आउट करता है कि एंटोन के घर का एक कमरा छोटा था। जल्दी टिम को यहाँ एक हिडन डोर मिल जाता है और टिम इस डोर को ओपन करने का रिमोट
भी ढूंढ लेता है। रिमोट पे फिंगरप्रिंट्स देख के टिम कुछ कॉम्बिनेशन लगाता है जिससे फाइनली डोर अनलॉक हो जाती है। नाउ इस हिडन रूम के अंदर पूरा कंप्यूटर सेटअप था और स्क्रीन पे डिफरेंट कैमरास के फीड थे। जी हाँ, वही कैमरा जो कि अपार्टमेंट के स्मोक डिटेक्टर्स पे लगे हुए थे। सभी लोग कैमरा के रिकॉर्डिंग्स को चेक करना शुरू करते हैं और इसी दौरान लिया अकेले उस कमरे में थी जिसमें एंटोन की लाश थी। लिया यहाँ एंटोन के नोट्स को चेक कर रही थी एंड देन वो एंटोन के गले में लगे स्कार्फ को हटाती है। एंटोन के गले पे क्लियर ब्रूज मार्क्स थे, यानी एंटोन हार्ट अटैक की वजह से समाप्त नहीं हुआ था, रादर कोई उसे समाप्त किया था। और ये यूरी के अलावा और कौन ही हो सकता है, क्योंकि यूरी ही उसके साथ था। अब इससे पहले लिया इस बारे में किसी और को बताती, यूरी इस कमरे में आता है और वो लिया को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ सभी फुटेज देख रहे थे और मार्विन लिया को खोजने एंटोन वाले कमरे में जाता है। वहां वो लिया को समाप्त पाता है और तभी यूरी मार्विन पे हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो मार्विन को खत्म कर पाता, दूसरे लोग फुटेजेस में देख लेते हैं कि यूरी ही एंटोन को खत्म किया था। ऐसे में सभी इस कमरे में आके न सिर्फ मार्विन को बचाते हैं बल्कि वो यूरी पे हमला करके उसे बंदी भी बना लेते हैं। लेकिन इतनी देर में यूरी उन पेजेस को जला दी थी जिसपे एंटोन के नोट्स थे और शायद उन्हीं को स्टडी करके पॉसिबली ब्रिक को ओपन किया जा सकता था। खैर ये लोग यूरी को पीटते हुए उससे यहाँ से निकल पाने की सीक्रेट उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी इन्हें कुछ नहीं बताता। ऐसे में टिम और बाकी लोग एंटोन की फुटेजेस देखना शुरू करते हैं और वहां टिम पाता है कि एंटोन किसी तरह की कोडिंग कर रहा था और वो इस कोड को अपने फोन में ट्रांसफर किया था। बेसिकली ये कोडिंग किसी ऐप के लिए थी जिसकी मदद से शायद ब्रिक को ओपन किया जा सके, बट द प्रॉब्लम वाज कि एंटोन के फोन को यूरी तोड़ दिया था। स्टिल टिम एंटोन के टूटे फोन को रिकवर करता है और वो कोडेड ऐप को किसी तरह अपने फोन में ट्रांसफर करता है। इससे फाइनली इप्सिलॉन की ऐप टिम के फोन में चल जाती है और ये ऐप ब्रिक को स्कैन कर पा रही थी, जैसे हम किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। ब्रिक के 4 स्क्वायर्स को ऐप हाईलाइट कर रही थी और हर स्क्वायर को प्रेस करने पे फोन फ्लैश होती थी। किसी स्क्वायर पे 1 फ्लैश होता, दूसरे पे 2 फ्लैश, तीसरे पे 6 फ्लैश और चौथे पे 8 फ्लैशेस। नाउ फोन पे चारों स्क्वायर्स को रैंडमली एक के बाद एक प्रेस करने पे ब्रिक अजीब तरह से लिक्विफाई हो जाता है। एना इसे टच करती है लेकिन एकदम से ब्रिक वापस से सॉलिडिफाई होने लग जाता है। एना को सब बाहर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रिक एना को अंदर खींच रही थी। फिर एकदम से ब्रिक वापस ओरिजिनल स्टेट में आती है और एना का फंसा हुआ शरीर कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे एना समाप्त हो जाती है और मार्विन पूरी तरह से भड़क जाता है। मार्विन यहाँ गन उठाता है और यूरी पे चला देता है क्योंकि यूरी ये सब एंजॉय कर रहा था। देन मार्विन खुद को भी समाप्त कर लेता है। इस सीन से एक और बात क्लियर होती है कि इस ब्रिक को खोलने के चक्कर में शायद फ्रीडमैन भी समाप्त हुआ होगा क्योंकि उसके भी दोनों हाथ कटे हुए थे। इस पॉइंट पे सिर्फ टिम और ओलिविया बचे थे और ऐसे में दोनों बैठ के अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। टिम अग्री करता है कि वो ओलिविया से डिस्टेंट हो गया था और अब से ये दोनों अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट ये लोग फाइनली अपने रिलेशनशिप को वापस ठीक कर लिए थे, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये लोग तो अब इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। तभी टिम को एक आइडिया आता है। टिम समझ पाता है कि फोन के ऐप में जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्रेस करना होगा टू ओपन द ब्रिक, वरना ये ब्रिक ऐसे ही लोगों को काट देता है। ऐसे में टिम वापस से एंटोन की फुटेज देखता है जिसमें फ्लैशेस भी नजर आ रहे थे। टिम और ओलिविया देख लेते हैं कि कितने फ्लैशेस पहले हुए थे और कितने फ्लैशेस बाद में, और वो लोग स्क्वायर से इन फ्लैशेस को मैप कर लेते हैं। लाइक किस स्क्वायर को दबाने पे कितने फ्लैशेस होंगे और किस ऑर्डर में स्क्वायर को दबाना है टू ओपन द ब्रिक। इन शॉर्ट इन्हें सीक्वेंस या पासवर्ड मिल गया था और फाइनली ये लोग ब्रिक को ओपन करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यूरी एकदम से होश में आता है। जी हाँ, वो मरा नहीं था गोली लगने के बाद भी, और वो अपने बंधन को तोड़ता है और फिर से इन पे हमला कर देता है। यूरी यहाँ टिम और ओलिविया दोनों पे हमला कर चुका था और ये लोग भाग के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ ओलिविया करेक्ट सीक्वेंस में स्क्वायर्स दबाती है जिससे वाकई में ब्रिक ओपन हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक यूरी टिम को खत्म ही करने वाला था। अब ओलिविया के पास चॉइस था कि वो टिम को छोड़ के भाग सकती थी, लेकिन ओलिविया ऐसा नहीं करती। वो यूरी पे हमला करके उसे गिरा देती है। देन ओलिविया और टिम फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकल पाते हैं। नाउ बाहर ये दोनों देखते हैं कि शहर की हर एक बिल्डिंग इस ब्रिक से कवर्ड थी और पूरा शहर खाली था। तभी इन्हें अपनी वैन दिखती है जिसे ओलिविया खरीद के ले आई थी और इसमें ही बैठ के दोनों निकल लेते हैं। वहीं बैकग्राउंड में हम नेशन के दूसरे स्टेट्स की हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को देखते हैं जो कि पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस शहर में हुआ क्या है। अनाउंसमेंट्स में हम सुन पाते हैं कि इप्सिलॉन डिफेंस में आग लगने की वजह से एक सीरियस डिफेंस माल फंक्शन हुआ, जिस वजह से ये ब्रिक्स पूरे शहर को कवर कर लिए हैं। घर के अंदर के सभी लोग फंसे हुए हैं लेकिन बाहर वाले लोग शायद सेफ्टी तक पहुंच गए हैं। अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस और फाइनल सीन में हम पहले सीन वाले मक्खी को देखते हैं जो कि टिम और ओलिविया के साथ फ्री हो चुका है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रिक मूवी की कहानी और अब हम फिल्म के थीम्स, एंडिंग्स और थियरीज पे बातें करेंगे। ब्रिक मूवी का मेन थीम है आइसोलेशन वर्सेस लिबरेशन का, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। एक तरफ कैरेक्टर्स फिजिकली एक बिल्डिंग में बंद हो जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ इमोशनल ट्रॉमा, गिल्ट और रिलेशनशिप इश्यूज ने उनको अंदर ही अंदर बंद करके रखा है। फिल्म एक्सप्लोर करती है कि एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे कुछ लोग सेल्फिश बन जाते हैं, कुछ
प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ लीड लेते हैं, एंड देन कुछ यूरी जैसे लोग भी होते हैं जो कि पूरी तरह से डिल्यूजनल हो जाते हैं और अपने आप में सेवियर कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर इस फिल्म में हो क्या रहा था। सो अगर हम एंडिंग में मिली इन्फो को ध्यान से देखें तो क्लियरली बोला गया है कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम की कंपनी में एक फायर लग गई, मतलब आग लग गई, जिसके बाद एक सीरियस डिफेंस माल फंक्शन हुआ और वही माल फंक्शन बना ब्रिक सिस्टम। नाउ ये ब्रिक सिस्टम को शायद काफी पहले से डेवलप किया जा रहा होगा और इसे डिप्लॉय भी किया गया इन एवरी होम ऑफ द टाउन। अब आप पूछेंगे डिप्लॉयमेंट कब हुआ? वेल, जब रिनोवेशन चल रहा था, शायद इसी तरह से पूरे शहर का रिनोवेशन चल रहा होगा और उसी टाइम पे ये डिप्लॉयमेंट सीक्रेटली किया गया होगा। ये सब शायद डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। I mean, अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर भी गिरता है तो भी ब्रिक्स सभी को सेफ रखेगी। बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या लोग अंदर बिना खाना और पानी के रह सकते थे? वेल, शायद इसको लेके भी एप्सिलॉन के प्लान्स होंगे। लाइक अगर अटैक होता तो ये लोग खाने पीने का एक चैनल बनाते ताकि ब्रिक के अंदर लोग आराम से रह पाते। लेकिन इस बार तो माल फंक्शन के कारण ये ब्रिक एक्टिवेट हो गया था और ये माल फंक्शन कैसे हुआ था? आग लगने की वजह से, और इसीलिए सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेडली हुआ कि लोगों के पास ना खाना पहुंचा, ना ही उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची। नाउ सबके घर में कैमरास होना भी ये बताता है कि कैसे एप्सिलॉन वाले ही शायद सब पे नजर रख रहे थे ताकि कंट्री में आने वाली किसी भी थ्रेट को पहले ही एलिमिनेट किया जा सके, भले इसके लिए वो लोगों की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह इन्वेड क्यों न कर रहे हों। ओवरऑल ये ब्रिक कोई एलियन या सुपरनैचुरल चीज नहीं थी, बल्कि एक हाई टेक डिफेंस लेयर थी जो कि गलती से एक्टिवेट हो गई। इसका पर्पस था एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्शन देना, शायद वॉर से, केमिकल अटैक से, या फिर किसी लार्ज स्केल टेरर थ्रेट से। ये ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम था जो कि फेल हो गया और ब्रिक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक बुलेट को रिफ्लेक्ट करना, सील होना, मैकेनिज्म, ये सब इस बात को हिंट देते हैं कि ये एक हाइपर एडवांस स्मार्ट शील्डिंग सिस्टम था। लेकिन सॉफ्टवेयर या सिस्टम जब माल फंक्शन करता है तो प्रोटेक्शन भी प्रिजन बन जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूरी, वेल उसका कैरेक्टर फैसिनेटिंग था। वो फिजिकली तो ट्रैप्ड था लेकिन मेंटली ऑलरेडी एक अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल मोड में जी रहा था। फिल्म में दिखाया गया कि वो ऐसी बुक्स पढ़ रहा था जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 की बातें थी, देन कई कंस्पिरेसी थियरीज थी, डूम्सडे मीडिया में वो बिलीव करता था। वो होते ना चैनल जो कि हमेशा बताते हैं कि वॉर हो रहा है। इनफैक्ट वो फेक सर्वाइवलिस्ट कंटेंट को इतना एब्जॉर्ब कर लिया था कि उसके लिए ब्रिक एक अच्छी चीज थी। यूरी का बिलीफ था कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और ब्रिक उनको बचा रही है। वो खुद को एक प्रोटेक्टर समझ रहा था, लेकिन जब बाकी लोग स्केप प्लान बना रहे थे तो उसका ईगो, उसकी फेथ क्रैक हो गई। इसीलिए वो वायलेंट हो गया और सबको खत्म करने लगा। वरना सोच के देखो, यूरी के पास एक ये भी मौका था कि वो बाकियों को बाहर जाने देता, खुद अंदर रह लेता। तो आप देखें तो यूरी बस एक विलन नहीं था, रादर ही वाज अ सिंबल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन गॉन वाइल्ड। ऐसे लोग जो दुनिया की फेक न्यूज और फियर मॉन्गरिंग से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इसके कारण एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं। नाउ जो मक्खी फिल्म के स्टार्ट में दिखती है ना, जिसे मैंने आपको याद रखने को कहा था, वेल उसका सिंबलिज्म भी काफी डीप है। टिम उसे ग्लास में बंद करता है लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता। ये स्मॉल एक्ट एक्चुअली टिम और ओलिविया की कंडीशन का मेटाफर है। यहाँ मक्खी इज लाइक ट्रैप्ड सोल जो कि टिम और ओलिविया को रिप्रेजेंट करती है। देन जिस ग्लास में मक्खी फंसा था वो टिम और ओलिविया के इमोशनल बैरियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा एंड ऑल दैट। खिड़की यहाँ फ्रीडम और एस्केप को रिप्रेजेंट करती है और टिम का मक्खी को खिड़की से बाहर ना निकाल पाना उनके इनएबिलिटी को डिपिक्ट करता है टू मूव ऑन फ्रॉम बेबी लॉस। जब फिल्म के एंड में वही मक्खी फाइनली फ्री हो जाती है तो ये दर्शाता है कि टिम और ओलिविया इमोशनली फ्री हो गए हैं, मतलब अपने ट्रॉमा को फेस करके रिलेशनशिप को मेंड कर लिए हैं। अब ये पूरा ब्रिक सिचुएशन ना सिर्फ फिजिकल ट्रैप था बल्कि मेटाफोरिकल भी था। टिम और ओलिविया के बीच जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा था, ब्रिक उसी की फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन गया। उनके बेबी का लॉस उनको इमोशनली एक ब्रिक वॉल से सेपरेट कर रहा था। टिम अपने गेम में बिजी था जो कि एस्केपिज्म था, मतलब वो ट्रॉमा को रिजॉल्व नहीं कर रहा था, उससे बस भाग रहा था। ओलिविया मूव ऑन करना चाहती थी और तभी तो वो वैन लेके आई थी। एक तरह से वैन एक सिंबल था ऑफ रीकिंडलिंग लव, बट जब तक दोनों अपने ग्रीफ को प्रोसेस नहीं करते ब्रिक नहीं टूटता। फाइनल मोमेंट में जब वो दोनों ट्रूली कनेक्ट करते हैं तब ब्रिक अनलॉक होती है। सो यस, इमोशनल हीलिंग लीड्स टू लिटरल स्केप। ये सब जानबूझ के एक मेटाफोरिकल वे में प्रेजेंट किया गया है ताकि हम कनेक्शंस ढूंढ सके, जो कि मैंने आपको बता दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर टिम और ओलिविया बाहर निकल गए थे तो वो दूसरों की मदद क्यों नहीं करे। मे बी ब्रिक को अंदर से ही खोला जा सकता था और शायद शहर से निकल के वो लोग अथॉरिटीज को सब समझा देंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। जो भी हो, यहाँ मैंने आपको फिल्म की थियरीज के साथ साथ थीम्स वगैरह भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।